नमस्कार दोस्तों, 72वीं बीपीएससी 2026 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। बिहार सरकार ने शुरू किया जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। अभी अभी बिहार सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में, इनके सम्मान में जो है किसान निधि योजना की शुरुआत की है। किसान निधि योजना का शुरुआत किया गया है। देखते हैं। बिहार सरकार ने अपने नए वित्त वर्ष, यानी नया वित्त वर्ष कौन, 2026 और 27 से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करने का निश्चय किया है। याद रखिएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो बिहार के किसानों को इस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपया की राशि जो है प्रति वर्ष सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। यानी एक वर्ष में 3,000, एक वर्ष, ये वार्षिक योजना है। एक वर्ष में 3,000 रुपये की राशि जो है ये दिया जाएगा, बिहार सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाएगा। बिहार सरकार ने अपने राज्य में कृषि संबंधित तथा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 2 प्रमुख मिशन पर काम कर रही है। बिहार सरकार इसके अलावा 2 और मिशन पर काम कर रही है, क्योंकि कृषि से संबंधित जो खाद्यान्न उत्पादन है, यानी जो अनाज का जो उत्पादन है, अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए 2 और मिशन पर काम कर रही है। पहला मिशन है बिहार कृषि त्वरक मिशन और दूसरा है बिहार कृषि और संरचना मिशन। ये 2 मिशन का नाम याद रखिएगा। ये बिहार सरकार की योजना है, मिशन है बिहार कृषि त्वरक मिशन और बिहार कृषि संरचना मिशन। 2 मिशन है। इन दोनों मिशन का उद्देश्य जो है, इन दोनों मिशन का उद्देश्य है बिहार के कृषि बाजार और संरचना में सुधार करना तथा बिहार में खाद्यान्न उत्पादकता को बढ़ाना और बिहार में जीआई टैग उत्पादन के लिए एक मंच प्रदान करना। तो ये जो दोनों मिशन थे, ये ऊपर जो 2 मिशन थे, बिहार कृषि त्वरक मिशन और बिहार कृषि और संरचना मिशन, इन दोनों को क्या उद्देश्य क्या है, तो बिहार के कृषि बाजार और संरचना में सुधार करना, फिर खाद्यान्न उत्पादकता को बढ़ाना, यानी अनाज का जो उत्पादन है उसको दर को बढ़ाना, और जीआई टैग जो है, किसी भी फसल के लिए जीआई टैग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीआई टैग विश्व पहचान दिलाता है। जीआई टैग क्या कहलाता है, क्या करता है, तो ये विश्व के मंच पर एक विश्व पहचान दिलाता है किसी भी फसल को या किसी भी वस्तु को। तो इसलिए फसल को जो है या खाद्यान्न को जो है जीआई टैग भी प्रदान करना इसका उद्देश्य रहेगा। बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना 3 के तहत 7 निश्चय योजना 3 के तहत 7 निश्चय योजना 3 यानी 7 निश्चय योजना 3.0 के तहत बिहार में दलहन, तिलहन और मक्का, ये 3 फसल याद रखिएगा, दलहन, तिलहन और मक्का जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने का निश्चय ये किया है बिहार सरकार ने। तो याद रखिएगा, 7 निश्चय योजना 3 के तहत कौन कौन से फसल को बढ़ाने का, यानी उसके उत्पादन को बढ़ाने का निश्चय किया गया है। तो वो हो जाएगा दलहन हो जाएगा। दलहन में जितने भी दाल वाली फसल आ जाते हैं, दलहन में, और तिलहन भी आ जाएगा। और तिलहन में तेल वाले फसल जैसे कि सरसों हो गया, राई हो गया, ये सब तिलहन में आ जाएंगे। और मक्का तो जानते हैं, जो मक्का होता है मोटा अनाज है ये मक्का। तो ये 3 फसल का मुख्य रूप से उत्पादन को बढ़ाने का निश्चय किया गया है। 7 निश्चय योजना 3.0 7 निश्चय योजना 3.0 इसका नाम दिया गया है, और इसके तहत यही 3 फसल को उत्पादन में बढ़ोतरी करने का निश्चय किया गया है। ये याद रखिएगा। अगला अब हम लोग देखते हैं। बिहार सरकार ने बिहार में आर्द्र भूमियों की सूची जारी की है। आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड भी कहा जाता है, वेटलैंड भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। आर्द्र भूमियों को वेटलैंड भी कहा जाता है। तो इसकी सूची अभी अभी जारी की गई है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार के राज्य सरकार ने 10 फरवरी 2026 को बिहार के आर्द्र भूमि के आंकड़े को प्रकाशित किया है।
तो वेटलैंड के आंकड़ा प्रकाशित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसके बारे में देखते हैं। आर्द्र भूमि को पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है, यानी किडनी कहा जाता है। किडनी कहा जाता है आर्द्र भूमियों को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे किडनी जो है रक्त को छानती है, छाननी का काम करती है, वैसे ही ये आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड जो है ये जल को जो है छानने का काम करते हैं। जल को छानने का काम करते हैं वेटलैंड। ये आर्द्र भूमि जो है ये जल को छानने का काम करते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए इसको पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। यह पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं तथा यह जल से प्रदूषण को छानने का भी काम करते हैं, और इसी कारण यह अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जल प्रदूषण को छान करके और भूमि जल की स्वच्छ बनाए रखने का काम आर्द्र भूमि करता है। इसीलिए आर्द्र भूमि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसका संरक्षण भी किया जाता है। बिहार के लाखों लोग अपनी अर्थव्यवस्था तथा रोजी रोजगार के लिए इन पर निर्भर हैं। बिहार के अनेक लोग जो हैं अपनी रोजगार के लिए इन जो आर्द्र भूमि है वेटलैंड है उस पर बिहार के लोग निर्भर हैं। कैसे निर्भर हैं? तो मछली पालन करना, मखाना उत्पादन करना, जूट उत्पादन करना और अनेक जल से जुड़े रोजी रोजगार। मछली पालन करेंगे तो ये बड़े से तालाब, बड़े तालाब या झील में किया जाता है, तो ये भी एक रामसर स्थल या फिर वेटलैंड हो सकता है। फिर मखाना उत्पादन, ये भी जल से जुड़ा हुआ है, और जूट उत्पादन, ये भी जल से जुड़ा हुआ है। ये तीनों जल से जुड़ा हुआ है, इसलिए जल से जुड़ा जो रोजी रोजगार है वैसे लोग इस पर जुड़े रहते हैं और इस पर आश्रित रहते हैं, याद रखिएगा। बिहार में कुल 6 रामसर स्थल है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार के रामसर स्थल का नाम पूछ लिया जाता है और कहाँ पर है ये भी पूछ लिया जाता है। तो बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो कुल 6 रामसर स्थल है। कुल 6 रामसर स्थल है बिहार में, कुल 6 रामसर स्थल है, याद रखिएगा। नाम याद रखिएगा, नागी पक्षी विहार और नकटी पक्षी विहार। ये दोनों जो है ये जमुई में है। नागी पक्षी विहार और नकटी पक्षी विहार यह कहाँ पर है? तो जमुई में है। ये दोनों रामसर स्थल हैं, याद रखिएगा। नागी और नकटी हमेशा पूछा हुआ प्रश्न है ये पीपीएससी में। नागी पक्षी विहार और नकटी पक्षी विहार ये जमुई में है। फिर अगला आता है कंवर झील। कंवर झील कहाँ पर है? तो ये है बेगूसराय में। कंवर झील बेगूसराय में, ये सब रामसर स्थल है। फिर गोगा बिल, ये कहाँ पर है? कटिहार में है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है ये, क्योंकि उदयपुर के नाम से लोग राजस्थान टिक करके चले आते हैं, जबकि उदयपुर झील कहाँ पर है? पश्चिम बिहार में है, और ये बिहार का रामसर स्थल है। बिहार का रामसर स्थल है, याद रखिएगा, बिहार का रामसर स्थल है। फिर गोकुल झील, यह कहाँ पर है? बक्सर में है। तो कुल बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? 6 रामसर स्थल है। नागी पक्षी विहार, नकटी पक्षी विहार ये कहाँ पर है? जमुई में है। कंवर झील बेगूसराय में है। गोगा बिल कटिहार में है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है और गोकुल झील बक्सर में है। ये 6 रामसर स्थल याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। फिर रामसर स्थल के बारे में हम देख लेते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड है, याद रखिएगा। वेटलैंड यानी वही आर्द्र भूमि है। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि है या वेटलैंड है, जिनको 1971 में, कब? 1971 में, डेट याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत संरक्षित किया गया था। रामसर स्थल का नाम है, एक जगह का नाम है रामसर, वहीं पे सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तो उसी के अंतर्गत इसको संरक्षित किया गया था। यह स्थान जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दलदल, झील या नदी क्षेत्र के रूप में होते हैं। रामसर स्थल कैसे होते हैं? तो ये दलदल के रूप में, झील के रूप में या नदी के रूप में इनको संरक्षित किया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जिस स्थान पर दलदल हो, झील हो या नदी हो और इसके साथ साथ वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती हो, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, यानी जैव विविधता भी होनी चाहिए और वो स्थान दलदल के रूप में होना चाहिए या झील के रूप में या नदी के रूप में होना चाहिए, तभी उस स्थान को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। अब देखिए कुछ आंकड़ा। फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल थे? 98 रामसर स्थल हैं। फरवरी 2026 तक 98 रामसर स्थल भारत में है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है, याद रखिएगा। रामसर स्थल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आर्द्र भूमियों को संरक्षण करना तथा उनके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना
और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखना, ये मेन पॉइंट है। पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखना इसका मेन उद्देश्य था। यह रामसर स्थल प्रवासी पक्षी दुर्लभ प्रजाति को आश्रय देते हैं और भूजल पुनर्भरण में भी सहायता करते हैं। ये रामसर स्थल जो है इनमें हमेशा पानी भरा रहता है, तो पानी जब भरा रहता है तो ये क्या करते हैं कि ज़मीन के नीचे को जो लेयर है वाटर लेवल को ही मेंटेन करके ये रखते हैं। तो याद रखिएगा, भूजल पुनर्भरण वही हो जाएगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करके ये रखते हैं। तो ये प्रवासी पक्षियों का भी ये केंद्र होता है। यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का आगमन हमेशा हर साल होता रहता है। प्रवासी पक्षी मतलब दूसरे देश से, दूसरे क्षेत्र से आने वाले पक्षियों का कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अनेक दुर्लभ प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, भारत में तमिलनाडु में सबसे अधिक कुल 20 रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, तमिलनाडु में सबसे अधिक है और कितना है? 20 है। भारत का सबसे पहले घोषित किए गए रामसर स्थल, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है। ये है चिल्का झील, पहला चिल्का झील और दूसरा है केवलादेव। ये दोनों को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और चिल्का झील उड़ीसा में है। ये दोनों भारत का पहला घोषित किया गया रामसर स्थल है, चिल्का झील और केवलादेव। ये दो याद रखिएगा, जो कि भारत का पहला रामसर स्थल है जिसको घोषित किया गया था। चिल्का झील है उड़ीसा में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अब आप लोगों से एक सवाल है, चिल्का झील, ये बताइए चिल्का झील जो है चिल्का झील जो है ये किस तरह का झील है? यानी खारे पानी का झील है या ताजे पानी का झील है? याद रखिएगा, ये आपको प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में बताना है। चिल्का झील खारा पानी का झील है या ताज़ा पानी का झील है, ये आपको बताना है दोस्तों। धन्यवाद।